नमस्कार। आज के वीडियो में हम मोहम्मद बिन तुगलक की शेष दो प्रमुख योजनाओं के ऊपर है वो विस्तार से चर्चा करेंगे। पूर्ववर्ती वीडियो में हम मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दोआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और राजधानी परिवर्तन के ऊपर वो विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम मोहम्मद बिन तुगलक के चौथे नव परिवर्तन या चौथी प्रमुख योजना खुरासान अभियान के ऊपर वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना आवश्यक है कि खुरासान क्षेत्र कहाँ स्थित था। देखिए, खुरासान जो है वो प्राचीन फारसी साम्राज्य का ही एक प्रांत रहा था, जो आधुनिक ईरान का उत्तरी क्षेत्र और मध्य एशिया का, जिसमें कुछ अतिरिक्त क्षेत्र भी मिला हुआ था। फारसी साम्राज्य से पृथक होने के बाद खुरासान में है वो एक पृथक सल्तनत की स्थापना हुई थी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय खुरासान जो स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आ चुका था, उसका शासक अबू सईद था। इब्न बतूता और बर्नी, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन इतिहासकार थे, उन्होंने इस खुरासान अभियान के बारे में लिखा है। उनके अनुसार खुरासान का जो तत्कालिक शासक अबू सईद था वो अत्यंत ही अत्याचारी और निरंकुश था। उसके अत्याचारों और निरंकुशता के कारण खुरासान में है वो बड़ी संख्या में वो विद्रोह होने लगे। इन विद्रोहों के कारण शीघ्र ही अबू सईद है वो सत्ता पर अपने नियंत्रण को खो बैठा और उसने सत्ता पर पुनः नियंत्रण स्थापित करने के लिए और अधिक निरंकुशता और कठोरता के साथ इन विद्रोहों का दमन करना प्रारंभ किया। ऐसी स्थिति में उसके जो विरोधी अमीर थे, जो खुरासानी और कुछ जो ईरानी अमीर थे, वो भागकर दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की शरण में पहुंचे और उन्होंने सुल्तान को खुरासान पर वो आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। यद्यपि सुल्तान मध्य एशियाई एक अनजान क्षेत्र में सैन्य अभियान का पक्षधर नहीं था, किंतु फिर भी वह अलाउद्दीन की भांति महत्वाकांक्षी था। इसी समय मध्य एशिया में ट्रांस आक्सियाना की जो राजनीति है, वहाँ पर भी राजनीतिक हलचल है वो व्याप्त थी। ट्रांस आक्सियाना का जो इलखानी मंगोल शासक था तरमाशरीन, उसकी भी मध्य एशिया पर से पकड़ है वो ढीली हो रही थी। तरमाशरीन ने भी अपने आंतरिक संघर्षों से निपटने के लिए और अपने पड़ोसी खुरासान राज्य में हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई और उसने भी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के साथ एक प्रकार से मैत्री संबंध स्थापित कर न केवल ट्रांस आक्सियाना क्षेत्र पर अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया, बल्कि खुरासान के सैन्य अभियान में मोहम्मद बिन तुगलक को है वो आवश्यक सहायता देने का वचन दिया। ऐसी स्थिति में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उत्साहित होकर है वो खुरासान के सैन्य अभियान या खुरासान को वो जीतने के अभियान के बारे में सोचना शुरू किया और इसी से प्रेरित होकर उसने 3,70,000 घुड़सवारों की एक विशाल सेना तैयार की। इस विशाल सेना को गठित करने के पश्चात 1 वर्ष का जो वेतन है वो नगद पेशगी के तौर पर दे दिया गया, अग्रिम दे दिया गया। लेकिन जब तक यह सेना पूर्ण रूप से
सुसंगठित हुई, उस समय तक लगभग 1 वर्ष का समय है वो व्यतीत हो चुका था और इस 1 वर्ष के समय के दौरान मध्य एशिया की राजनीतिक स्थिति पूर्णतः परिवर्तित हो चुकी थी। मध्य एशिया में ट्रांस आक्सियाना का शासक जो तर्माश्रीन था वो सत्ता पर अपना नियंत्रण खो बैठा और उसे सत्ता से है वो एक प्रकार से हटा दिया गया। इधर खुरासान का जो शासक था अबू सईद ने भी अपने क्षेत्र में हो रहे निरंतर विद्रोहों को बर्बरता और कठोरता के साथ कुचलकर सत्ता पर है वो अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली और खुरासान की सत्ता और प्रशासन पर उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो चुका था। इन बदली हुई परिस्थितियों को देखकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को अपने खुरासान विजय की जो योजना थी उसका त्याग करना। इस प्रकार सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का जो खुरासान विजय अभियान था वो प्रारंभ होने से पहले ही असफल हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक की 5वीं और जो अंतिम महत्वाकांक्षी योजना थी वो थी कराचिल या कराजल अभियान। प्रश्न ये उठता है कि कराचिल या कराजल कौन सा क्षेत्र था। इस संबंध में भी आधुनिक इतिहासकारों में मतभेद है। आधुनिक इतिहासकार गार्डनर ब्राउन के अनुसार कराचिल या कराचल वाला जो क्षेत्र है वो आधुनिक कुल्लू और कांगड़ा के मध्य कहीं स्थित था, जबकि आधुनिक इतिहासकार मेहंदी हुसैन के अनुसार वर्तमान कुमायूं गढ़वाल वाला क्षेत्र ही कराचिल या कराजल था। यद्यपि इतिहासकारों में इस विषय पर है वो पर्याप्त मतभेद है, लेकिन इसके बावजूद अधिकांश इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि हिमालय की तलहटी में स्थित कुमायूं गढ़वाल वाला क्षेत्र ही संभवतया कराचिल या कराचल का हिंदू राज्य था, जो उस समय तलहटी क्षेत्रों में एक शक्तिशाली है वो हिंदू राज्य के रूप में स्थापित था। प्रश्न यह उठता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक कराचिल पर या कराजल पर आक्रमण कर उसे क्यों जीतना चाहता था। इसके संबंध में समकालीन इतिहासकारों ने 2 कारण बताए हैं, जिनमें से एक इब्न बतूता द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कराचिल या कराजल पर आक्रमण करने का प्रमुख उद्देश्य चीन के सम्राट तोगन तिमूर को इन हिंदू राज्यों पर आक्रमण कर अधिकार करने से रोकना था, क्योंकि सुल्तान को यह आशंका थी कि चीनी सम्राट तोगन तिमूर भी इन हिंदू राज्यों पर आक्रमण करके इन पर अधिकार कर लेना चाहता है। ऐसी स्थिति में उसने इन राज्यों पर वो अधिकार करने का प्रयास किया, जबकि फरिश्ता के अनुसार कराचिल या कराचल का जो हिंदू राज्य था वो एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत के विद्रोही अमीरों का गढ़ बन चुका था, क्योंकि बड़ी संख्या में मोहम्मद बिन तुगलक के जो विरोधी अमीर थे वो भागकर इसी कराचल के हिंदू शासक के यहाँ शरण ले रहे थे और कराचिल का जो हिंदू शासक था उसने इन विद्रोही अमीरों को लौटाने से वो इनकार कर दिया था। इस पर सुल्तान ने क्रुद्ध होकर खुसरो मलिक के नेतृत्व में 10,000 घुड़सवारों की एक सेना है वो कराचिल के विरुद्ध भेजी। इब्न बतूता के वर्णन से पता चलता है कि सुल्तान का यह अभियान पूर्णतः सफल रहा और शाही सेना की उपस्थिति देखकर कराचिल का जो हिंदू शासक था वो टूट गया।
और उसने मोहम्मद बिन तुगलक की अधीनता स्वीकार कर वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया। ऐसी स्थिति में मोहम्मद बिन तुगलक ने खुसरो मलिक को वापस लौट आने का निर्देश दिया, किंतु खुसरो मलिक ने सुल्तान के निर्देशों की अवहेलना करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा और उसने कराचिल के हिंदू शासक को पराजित कर पहाड़ी क्षेत्रों में आगे बढ़ना जारी रखा। परंतु अत्यधिक बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण शीघ्र ही यह 10,000 घुड़सवारों की सेना पूर्णतः वो एक प्रकार से दबकर बर्फ में दबकर नष्ट हो गई। और इस प्रकार प्रारंभिक सफलता के बावजूद मोहम्मद बिन तुगलक का यह कराचिल या कराजल का अभियान भी पूर्णतः असफल रहा। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो पहला भाग 1325 से 1335 ईस्वी तक का शासनकाल, प्रथम 10 वर्षों में, जिसमें उसने निरंतर नए नए प्रयोग किए। तेरह सौ 1325 से 1335 ईस्वी तक उसके द्वारा ये नए नए प्रयोग किए गए थे जो निरंतर असफल हुए। और दूसरा भाग है 1335 से 1351 ईस्वी तक का समय, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय निरंतर विद्रोहों का समय कहलाता है। अपनी इन योजनाओं के असफल हो जाने के पश्चात सुल्तान को निरंतर आंतरिक विद्रोहों का सामना करना पड़ा और सुल्तान इन निरंतर हो रहे विद्रोहों को दबाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर है वो भागता रहा। और अगले जो 1335 से 1351 ईस्वी तक का जो समय था, उस समय के दौरान सुल्तान को निरंतर विद्रोहों के दौरान अपने संपूर्ण सल्तनत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भागते हुए ही अपना समय व्यतीत करना। इस प्रकार सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो नव प्रवर्तन नवीन प्रयोग किए गए थे वो पूर्णतः असफल रहे और इन प्रयोगों ने ही एक प्रकार से भारतीय इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक को एक असफल सुल्तान के रूप में स्थापित किया। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो सर्वाधिक विद्रोह हुए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ही सल्तनत काल का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसके समय सर्वाधिक विद्रोह हुआ। उसे सर्वाधिक विद्रोहों का सामना करना पड़ा, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।